Good evening, all of you. Good evening, Pragati, Supriya, Rutika. Good evening, Vedanti. Good evening, Aniket. Good evening, Saili, Gamini, Kalas, Mranali. Very good evening, all of you. Good evening, Nikita. Good evening, Vaishnavi. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इवोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं और इवोल्यूशन का आज 12 लेक्चर है हमारा, जिसमें आज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वाला जो कंसेप्ट है ये हम देखेंगे, जिसमें एक तो हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्टली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स का, कुछ भी एक्सप्लेनेशन वहां पर नहीं दिया है, ये वाला पोर्शन भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट कुछ डिले किए। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पोर्शन जो है आज के इस पोर्शन में हम लोग स्टडी करेंगे। और टोटल बेटा ये एक जस्ट लाइक ए स्टोरीज है, स्टोरी बेस्ड रहेगा सारा कुछ। स्टोरी के बेसिस पे आपको हर चीज समझनी है और एक एक पार्ट में आपको हेल्प भी मिलेगी कि यहाँ पे एक्चुअली हम क्या स्टडी कर रहे हैं। तो आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे। एडाप्टिव रेडिएशन हम लोगों ने देख लिए है। रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, ये वाला पोर्शन हो गया है। जहां तक मुझे याद है कि ये वाला मैंने एनसीईआरटी डिक्टेशन से एक्सप्लेन कर दिया था। एनसीईआरटी एंड कंसेप्ट जो है बोर्ड टीचिंग दोनों हो गया है ना। ग्रेट, चलो तो ये हो गया। तो आज हम लोगों को जो यहाँ पे जो कंटिन्यू करना है जो पोर्शन, दैट इज क्या है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ओके, तो विदाउट डिले किए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जो है यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। मींस हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है क्या होता है। गुड इवनिंग प्राची, सुजल, लेट हो गए बेटा आप लोग आज, चलो कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो भी कंसेप्ट हम लोगों को स्टडी करना है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे क्या कह रहा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का। तो यहाँ पे देखिए, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस would have started when cellular form of life with difference in metabolic capability originated on earth। तो इस स्टेटमेंट में देखिए बेटा, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इवोल्यूशन की जो शुरुआत है बेटा, ये तब से ही हो गई थी जब एक सिंगल सेल बना और सिंगल सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे ही स्टार्ट हुई, वहीं से नेचुरल सिलेक्शन जो है ये भी स्टार्ट हो गया था। ओके, इवोल्यूशन जो है, जैसे हमने डार्विन का स्टडी किए तो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन जो है ये बताया है हमें। ठीक है, तो नेचर ने मतलब जैसे सिंगल सेल आया और उसमें मेटाबॉलिक डिफरेंसेस जैसे ही आने लगे, ठीक है, तो वहीं से यहाँ पे इवोल्यूशन की जो है शुरुआत जो है स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे जो है यही कहा है कि एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी about evolution is natural selection. The rate of appearance of new form is linked to the life cycle or the life span। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट में क्या कहा है कि जनरली क्या कह सकते हैं हम लोग, जो नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करें, ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ये या तो लेस इफिशियंस होगा या फिर मोर इफिशियंस होगा। कब? जब सेल के नंबर्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं। मींस डार्विन की थ्योरी का एसेंस या आउटकम भी हम देखें तो वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन ही है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जनरली क्या है, एक सिंगल जीन जो है उस पे हो रहा है और एक जीन का लाइफ या तो लंबा होगा तो ही उसमें नेचुरल सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी जो हमें यहाँ पे बता रहा है न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ जो है लिंक है किससे, लाइफ स्पेन से या फिर लाइफ साइकिल से। तो इसका मीनिंग बेटा ये यही बता रहा है कि जिसका लाइफ साइकिल जितना लंबा होगा उसका नेचुरल सिलेक्शन में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा।
बिकॉज उसको सरवाइव करना है तो उसको क्या है, पहले तो एक सेल थी, एक सेल से एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो इसका जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ उसका लाइफ स्पेन, उसमें टाइम लगा, उसमें वेरिएशंस आए, उसने रिप्रोड्यूस किया, अपने प्रोजेनी को बनाया, और देन उसके बाद ये एक बेस्ड एडाप्टिव इवोल्यूशन के बाद एक स्पीसीज जो है, एक न्यू प्रोजेनी जो है वो क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ओके लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म की हम बात करें तो इसमें हमको एक एग्जांपल दिया है, किसका एग्जांपल दिया है, बैक्टीरिया का। ठीक है, एक हम बैक्टीरिया का देखेंगे या फिर हम इसी में एक फिश का हम एग्जांपल देखेंगे, तो दोनों के यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे कि सपोज एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये इस तरह से यहाँ पे एक अगार प्लेट है, और इस अगार प्लेट में स्पेशल टाइप का जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है। इसको हम लोग जनरली एक ग्रुप देते हैं कि सपोज ये बैक्टीरिया की एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है जहां पे जनरली सफिशिएंट अमाउंट में उसे जितना भी न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो ऑल न्यूट्रिएंट यहाँ पे उसे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया सही तरह से ग्रो जो कर रहा है तो इसका रीजन क्या है, इसने यूटिलाइज किया, क्या यूटिलाइज किया, जो भी हम लोगों ने उसे फूड दिए वो यूटिलाइज किया, देन ये जो बैक्टीरिया है ये क्या हुआ है, ग्रो हुआ है। लेकिन यदि हम इस मीडियम में क्या चीज, यदि हम इस मीडियम में कुछ चेंजेस ला दें, कैसा चेंजेस लाएंगे हम, यदि हम इस मीडियम में यदि हम कुछ चेंज ऐसा लाते हैं कि हम इसका जो कंपोजिशन है, क्या चीज, मीडियम में हम कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, किस चीज का कंपोजिशन हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड कर रहे थे पहले, तो अभी हम न्यूट्रिएंट सोर्स जो है इसका हम लोगों ने कंपोजिशन जो है वो हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो कंपोजिशन चेंज करने के बाद अब कुछ बैक्टीरिया जो है उस फूड को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, मीडियम का कंपोजिशन चेंज होने की वजह से कुछ बैक्टीरिया उस फूड को यूटिलाइज करेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया उसे प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। अब प्रॉपर यदि उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया तो अब वो बैक्टीरिया का तो डेथ हो गया, समझे, वो बैक्टीरिया की क्या हो गई, डेथ। या फिर हम एक काम करते हैं, हम न्यूट्रिएंट सोर्स को वैसा का वैसे ही रखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंटीबायोटिक जो है, क्या चीज, यहां पर हम एक एंटीबायोटिक जो है इस मीडियम में ऐड कर देते हैं, और इस मीडियम में यदि हम लोगों ने यहाँ पे एंटीबायोटिक ऐड कर दिए तो बैक्टीरिया कुछ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इसमें से क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसा हो गया जो इस एंटीबायोटिक से क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे, और इस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होने की वजह से उस बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो उस एंटीबायोटिक को टॉलरेट कर जाएंगे, और टॉलरेट करने के बाद अभी वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वहां पर ग्रो कर जाएंगे। तो टॉलरेट करने के बाद अभी यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो कर जा रहे, तो अभी यहाँ पे ये जो न्यू पॉपुलेशन जो आएगी तो इस पॉपुलेशन को जो बैक्टीरिया है इसको हम क्या है, बी कॉलोनी कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी ने यही जो बात है वो कही है। तो स्टेप बाय स्टेप चलो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या बताया हुआ है। ठीक है बेटा, आवाज आ रहा है ना मेरा, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, यहाँ तक समझ में आया, यस सर नो सर में रिस्पॉन्स चाहिए मुझे जल्दी जल्दी। डिम्पल है, शुभम है, प्रगति है, सुजल, सुप्रिया, कल्याणी, गामिनी, मृणाली, ईश्वरी, चलो वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे थे बेटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ए कॉलोनी है जो ग्रो कर रहा है, कोई भी एक जो मीडियम हम लोगों ने प्रोवाइड किए, तो उस मीडियम में जब वो ग्रो कर रहा है तो हो सकता है कि उसमें वेरिएशंस देखने को मिलेगा। वेरिएशंस मतलब एक ही बैक्टीरिया की इतनी सारी कॉलोनी है, लेकिन बेटा इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कुछ अलग टाइप के जीन रखते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें माइनर सा डिफरेंस उसके जेनेटिक्स जीन्स में, मींस उसमें कुछ ना कुछ तो भी वेरिएशंस प्रेजेंट है, समझे। और यदि उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट है तो जैसे ही हम लोगों ने मीडियम का कंपोजिशन चेंज किए तो अब क्या होगा, उसकी जो पॉपुलेशन, जो अब न्यू पॉपुलेशन आएंगी, क्योंकि उसमें से कुछ तो डेथ हो गए, और अब जो न्यू पॉपुलेशन आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन बी। पहले की जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, पॉपुलेशन ए थी। तो ए से जो बी पॉपुलेशन आएगी ये बेस्ड रहेंगी क्योंकि नेचर ने सिलेक्ट किया है,
और नेचर किसको सिलेक्ट करता है हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो इस प्रोजेनी में बेस्ड होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा और सिलेक्ट होने के बाद आगे अपनी एक न्यू प्रोजेनी को वो फॉर्म करेगा। ओके, तो इस तरह से जो पॉपुलेशन जो है जो ग्रो कर रही है और इस तरह से अब यहाँ पे जो आएगी वो क्या आएंगी, एक न्यू स्पीसीज जो है वो क्या होंगी, प्रोड्यूस हो रही। मीन्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया तो यहाँ पे किल हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट में कुछ चेंज आया है और सम बैक्टीरिया ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो सम बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जा रहे हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया किल हो जा रहे हैं। ठीक है, रीजन क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है और इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से जो बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे वो एक न्यू स्पीसीज, एक न्यू पॉपुलेशन जो है उसको क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे। चलो ये वाला पार्ट तो हम लोगों को समझ में आता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा यही चीज हम जब देखते हैं कहाँ पे, यही बात जब हम एक फीस या फिर फॉल्स में करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बैक्टीरिया की पॉपुलेशन तो बहुत जल्दी बहुत फास्टली ग्रो कर गई है। बैक्टीरिया को एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया होने में और बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने में, अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ही टाइम लगा। ठीक है, कुछ ही टाइम पे ये देखो यहाँ पे विद इन आवर्स, ठीक है, मिलियन ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत फास्ट डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन यही चीज हम लोग बेटा फीस की हम बात करें या फिर हम फॉल्स की बात करते हैं, फीस और फॉल्स की यदि हम बात करें तो इसमें जो इवोल्यूशन हो रहा है उसकी एक बेस्ट एडाप्टिव स्पीसीज जो फॉर्म होने वाली है उसके लिए क्या होगा, मिलियन ऑफ ईयर्स वहां पे जो है क्या होंगे, उसे लग जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए फीस और फॉल्स को लॉन्ग टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें देखिए जो स्पीसीज जो बेटर रहेगी वो फिट रहेंगी। फिट टू सर्वाइव हमने पढ़े बेटा डार्विन में, इसके लिए यहाँ पे टर्म यूज किया है कि जो न्यू स्पीसीज थी ए के कंपैरिजन में जो बी स्पीसीज है उसका फिटनेस जो है वो क्या है बेटा, बेटर है। किसके कंपैरिजन में, ए स्पीसीज के कंपैरिजन में। ओके, और फिटनेस मींस व्हाट, फिटनेस किस चीज को बता रहा बेटा, ये फिटनेस मींस रिप्रोडक्टिव फिटनेस, पढ़े हम लोगों ने। और रिप्रोडक्टिव फिटनेस मींस व्हाट, रिप्रोडक्टिव फिटनेस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस रिप्रेजेंट करता है किसे, जो अपनी नंबर ऑफ प्रोजेनी को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ओके, तो ये बात यहां पे हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये कंसेप्ट देखे, मींस फिटनेस एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन, जिसमें नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है यहाँ पे क्या होंगी, कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग फिटनेस को कहे तो ये किस पर बेस्ड होगा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है और ये जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन यहाँ से जब आगे बढ़ रही है तो इसके कुछ कैरेक्टर जो है वो क्या होंगे, इनहेरिटेड होंगे, या तो अच्छे कैरेक्टर होंगे या फिर बुरे कैरेक्टर होंगे। बट जनरली ज्यादातर क्या हो रहा है बेटा, एक वेल कैरेक्टर्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या है बेटा, स्पीसीज सरवाइव कर रही है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत में पढ़े क्या चीज, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। वेरी गुड बेटा सुजल, ग्रेट। ठीक है, क्या कहलाता है ये, नेचुरल सिलेक्शन। तो इस तरह से ये जो हो रहा है किस पर हो रहा है बेटे, जीन पर हो रहा है, जेनेटिक बेसिस जो है जीन के लेवल पे इसका सिलेक्शन हो रहा है। ओके, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन में सारा क्लियर करने वाला हूं, वापस से स्लाइड में नहीं दिखेंगे आपको फिर ये। ओके, इतना पोर्शन ओके है तो आगे बढ़ते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नो डाउट है बेटा, चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझे, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें हमारा जो पोर्शन है कहाँ पहुंच गए बेटा, हम पहुंच गए कि जो जेनेटिक बेसिस जो है उस पर जो है सिलेक्शन हो रहा है, या फिर हम दूसरे वे में इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है जो कि बेटर है वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं।
ठीक है। अदरवाइज हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के बेसिस पे भी हम देखें बेटा तो हमको एक ही चीज समझ में आती है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में जिसने अपने आप को अडेप्ट किया वही सरवाइव करेगा, और उसमें एक एबिलिटी है कि अपने कैरेक्टर को वो अपनी प्रोजेनी में भी आगे देगा, तो टोटल जीन के लेवल पे होगा, और इस तरह से उसमें फिटनेस देखने को मिलेगी। और एंड ऑफ द रिजल्ट हम देखिए तो उसमें जो एबिलिटी है अपने आप को अडेप्ट करने का, वो नेचर के थ्रू सिलेक्ट हुआ है, और नेचर के थ्रू जब सिलेक्शन हुआ है इसका, तो ऑब्वियसली इस स्पीसीज से जो एक न्यू स्पीसीज बनेगी वो क्या रहेगी, वो बेटर सर्वाइवल रहेगी। ओके, इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट को ये ब्रांचिंग डिसेंट का मीनिंग नहीं समझ में आता क्या होता है, एंड नेचुरल सिलेक्शन। साहिल बेटा कहाँ थे आप? इस पेज को फास्ट रिवाइज करना है। देखिए बेटा इस पेज को फास्ट रिवाइज करवा देता हूँ, डोंट वरी, टेंशन ना लो। देखिए इसके पहले बेटा मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इसमें मैंने सबसे पहले ये वाला जो है हम देख रहे थे, तो इसमें देखिए बेटा एक मीडियम है, मीडियम में यहाँ पे एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है। इस बैक्टीरिया की कॉलोनी को स्पेशल टाइप का न्यूट्रिएंट एंड कंपोजिशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एंटीबायोटिक हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो फूड को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कुछ जो यूटिलाइज करेंगे वो आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे उनका डेथ हो जाएगा। तो डेथ हो गया वो तो गया, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट है, और बैक्टीरिया में बेटा कुछ टाइम में क्या होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलोनीज जो है वो क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आया तो कुछ बैक्टीरिया जो सरवाइव कर पा रहे हैं, तो उसमें हमने क्या कहा है कि वो एक रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मतलब वो फिट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमने लोगों ने जो पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या चीज, जो बैक्टीरिया जो सर्वाइव किया मीन्स उसका रीजन क्या था, वो बाकी बैक्टीरिया से कुछ अलग था, और नेचर के हिसाब से उसने अपने आप को बनाया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ जीन ऐसे थे, और वही जीन जो है आगे क्या हो रहा है, इनहेरिटेड भी हो रहे हैं। ठीक है, तो नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है, और उसमें एक एबिलिटी है जो क्या है, अपने आप को अडेप्ट किया सर्वाइव करने के लिए, और नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा। ये मैंने यहाँ पे समझाया था। ठीक है बेटा साहिल, क्लियर हो गया? यदि क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग अभी। साहिल कोशिश करो नेक्स्ट टाइम से टाइम पे ज्वाइन करो। कहाँ लेट हो गए बेटा आज आप? यार दिवाली के बाद से आपका स्ट्रेंथ को क्या हुआ बेटा, 70 प्लस रहते थे, अभी 50 के आसपास ही स्ट्रेंथ आ रही है। चलो ओके ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। साहिल को समझ गया है भाई? किसी का कॉल आ रहा है क्या बेटा, आप में से किसी का कॉल आ रहा है? क्लास के टाइम पे मैं कॉल कैसे रिसीव करूं? चलो ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग डिसेंट का मीनिंग क्या होता है ये हम देखेंगे। चलो बेटा कोई बात नहीं साहिल, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, ठीक। देखिए ब्रांचिंग डिसेंट, अब देखिए यहाँ पे आपको याद होगा हम लोगों ने डार्विन का कंसेप्ट समझे थे, और डार्विन के जो हम लोगों ने थ्योरी देखे थे, तो डार्विन की जो थ्योरी है इसके जनरल 2 कंसेप्ट दिए हुए हैं, जिसमें से एक तो आता है नेचुरल सिलेक्शन, ये हम लोगों ने पढ़े हैं, और नेचुरल सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट आता है एडाप्टिव रेडिएशन। क्या आता है? एडाप्टिव रेडिएशंस। तो नेचुरल सिलेक्शन में एक तो हमने पेस्टिसाइड का एग्जांपल देखे, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहां पे अगेन एक और एग्जांपल देखे थे, कौन सा? मौत का, ठीक है, बिस्टन बैक्टीरिया वाला। तो ये नेचर के थ्रू सिलेक्टेड कंडीशन हमने देखे। इसके बाद नेक्स्ट एडाप्टिव रेडिएशन हमने देखे हैं, मींस यहाँ पे एक स्पीसीज है वो कौन सी जगह पे गई, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसके फीचर्स हो गए, दैट इज द ब्रांचिंग ट्री, ब्रांचिंग डिसेंट कहते हैं इसको। इसी का बेटा जो सिनोनिम है वो है एडाप्टिव रेडिएशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रांचिंग डिसेंट यदि आया तो वो एडाप्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखेंगे, समझे? अब यहां पे देखिए ये जो नेचुरल सिलेक्शंस है इसके टाइप्स जो है 3 टाइप्स दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हम नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स देखेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी ने कुछ डायग्राम्स जो है उसमें समझाया है, जिसमें इसके 3 टाइप्स बताए, ठीक है, जिसमें से एक जो आता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन आता है,
सेकंड जो है स्टेबलाइजिंग के बाद यदि हम देखें तो एक आता है डिसरप्टिव, और उसी के साथ साथ एक देखें तो उसमें एक आता है डायरेक्शनल। ऐसे 3 टाइप जो है वो यहाँ पे जो हमारे एनसीईआरटी का ही नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है वो हम समझते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट के बाद फिर उसको पिक्चराइजेशन की हेल्प से समझेंगे। ठीक, इतना पार्ट जो है बेटा यहाँ पे जरूरी नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन में उसने बीच में पेज को रख के गड़बड़ कर दी और फिर उसमें वो वाला पार्ट जो है यहाँ पे डायग्राम में समझाया है। तो एनसीईआरटी में बेटा इस पोर्शन को लेकर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ही बताया है और इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया है। तो ये होता क्या है ये अभी हम समझेंगे। तो देखिए बेटा इसमें जनरल सा मेन कंसेप्ट समझो, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे बेटा ये जो है ये एक मेन पॉपुलेशन है, ये मेन ग्राफ है। यहां से इस ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया है इस ग्राफ को, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो आ रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको प्रॉपरली उस पेज का पोर्शन समझ में आए। तो देखिए बेटा ये जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट स्टेबलाइजिंग, सेकंड डायरेक्शनल और थर्ड क्या आ रहा है डिसरप्टिव। आप आपके फोन में या पीसी में यूज कर रहे होंगे तो इस पार्ट को आप जूम करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 टाइप है बेटा। एक इसके 3 टाइप से ये है नेचुरल सिलेक्शन के। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन जो है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को जनरली इस तरह से एक ग्राफ दिया है। ग्राफ में जैसे कि इधर एक्स और इधर वाई होता है, फिजिक्स आप पढ़ते हो तो ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होंगी। ठीक है, और एक्स और वाई स्पीसीज में एक तरफ कैरेक्टर और दूसरी तरफ उसके फीचर्स जो है किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं उस चीज को बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ स्पीसीज जो है यहाँ पे सरवाइव कर रही है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे स्पीसीज ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ऐसा हो सकता है। या फिर एक सेम स्पीसीज है उसकी अलग अलग यहाँ पे मतलब एक सेम क्या कह सकते हैं, जैसे कि हम एक चूहे की पॉपुलेशन कहते हैं जिसकी अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पे स्पीसीज दिखाई दे रही है। अब ये अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज यहाँ पे है, तो नेचर में कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है बेटा कि जिसमें से एक ये जो कंडीशन बीच की जो पिक जो आएगा ये नॉर्मल कंडीशन होगी। ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन होगा नॉर्मल। फिर इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो इधर साइड की जो कंडीशन है और इधर साइड जो कंडीशन जो रहेगी ये एक एक्सट्रीम कंडीशन होंगे। अब एक्सट्रीम कंडीशन मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक टेम्परेचर को लेके समझते हैं। टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अचानक से टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, या फिर एकदम से टेम्परेचर बहुत कम हो गया। तो ऑब्वियसली बेटा इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस यदि आएगा तो स्पीसीज जो है वो सरवाइव या तो करेंगी या फिर नहीं करेंगी। तो यहां पे देखो जो एक्सट्रीम सिचुएशन जब यहां पर आ रही है तो इस एक्सट्रीम सिचुएशन की वजह से मतलब ये जो चेंज हुआ है इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से इधर साइड जो स्पीसीज यहाँ पे जो सरवाइव कर रही होंगी और यहाँ पे जो स्पीसीज सरवाइव कर रही होंगी इनका डेथ हो जाता है। और बीच में जो इंटरमीडिएट स्पीसीज जो है ये जो है ये क्या करती है बेटा, ये बहुत अच्छी तरह से सरवाइव करती। तो इस तरह से इसका ग्राफ का जो पीक है कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर जो है कम या फिर ज्यादा होने के बाद भी कुछ इस पॉपुलेशन जो है क्या होगा बेटा, बेटर अपने आप को बनाए रख रही है, एक इंटरमीडिएट पॉपुलेशन। तो इस तरह की जो इंटरमीडिएट जो पॉपुलेशन जो होगी तो इसका ग्राफ जो है इसका पीक लेवल यहां से इस तरह से हाई हो जाएगा। ठीक है, और कैसा हो जाएगा बेटा, नैरो हो जाएगा। कैसा हो गया ये, हाई एंड नैरो। ओके, तो इस तरह से यदि हम इसे समझे तो ये क्या कहलाता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, 3 टाइप है। तो फर्स्ट पार्ट क्या आ रहा है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। थोड़ी देर के बाद एग्जांपल से और पिक्चर से मैं आप लोगों को ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले तीनों भी पार्ट समझ लो। ठीक है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, आज का ये लेक्चर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझो, स्टोरी के बेसिस पे समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अब देखो सेम कंडीशन, ठीक है, आगे नहीं बढ़ते, हम यहीं पे समझेंगे। अब ये जो है सेम कंडीशन हम यहाँ पर रखेंगे। तो अभी देखिए जो सेम कंडीशन यहाँ पर जो है ये हटा देते हैं हम लोग, एज इट इज सिमिलर कंडीशन है, बट कंडीशन कुछ ऐसी हुई कि इसमें
कंडीशन कुछ ऐसी बनी जिसमें क्या हुआ, ये हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब ओरिजिनल पॉपुलेशन में इधर कुछ स्पीसीज थी और इधर कुछ स्पीसीज थी और यहाँ पे कुछ स्पीसीज थी, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, रेनफॉल जो है वो क्या हुआ, कम हो गया। अब रेनफॉल कम होगा तो ऑब्वियसली बेटा पानी नहीं मिलेगा, तो सर्वाइव करने के लिए प्रॉब्लम होगी स्पीसीज को। साथ ही साथ टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ने लगेगा, जैसे डेजर्ट वाली जगह हम कह सकते हैं, ठीक है। वाटर कम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्पीसीज जो सर्वाइव कर रही थी उसको अपनी जगह को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये छोड़ के आगे बढ़ जा रही है, मूव कर जा रही है। तो ये जो मूवमेंट जब देखने को मिलेगा उस स्पीसीज में, तो इस टाइप का में जो यहाँ पे रहेंगी वो तो गई, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे रह सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल लिजार्ड, फ्रॉग, ऐसी स्पीसीज तो यहाँ पे सरवाइव कर सकती है लेकिन लिमिटेड नंबर में, लेकिन मैक्सिमम स्पीसीज को यहाँ से छोड़ के आगे मूव कर जाना पड़ेगा। तो इस टाइम पे जो ग्राफ है ये ऐसा हो जाएगा, मतलब इसका ओरिजिनल ग्राफ पहले यहाँ पर था, अब ये यहां से ना रह करके ये आगे बढ़ गया तो इधर साइड चला गया। तो इस टाइप का जो सिलेक्शन है ये क्या कहलाता है बेटा, डायरेक्शनल, डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, तो इस टाइप का सिलेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन कहलाएगा, ठीक है। इस टाइप का सिलेक्शन जो है डायरेक्शनल कहलाएगा। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं, ये वाला किस चीज को बता रहा है। ये वाला देखो, यहाँ पे सेम स्पीसीज है, अचानक से यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई, बर्फ गिरने लगे यहाँ पर। अब आइस जब बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरने लगेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे रहने वाली जितनी भी पॉपुलेशन है, जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन थी, वो क्या होंगे, उसके लिए तो हार्मफुल होगा ना, तो अब मजबूरी में उसको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसमें से क्या होगा, कुछ स्पीसीज इधर साइड टेम्परेचर हो सकता है हाई हो, इधर ज्यादा टेम्परेचर है, हो सकता है इधर साइड जो टेम्परेचर है बहुत कम है, तो इसमें से कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जो कम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती है और इधर कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती है। तो आधी इस जगह को छोड़ के इधर चली गई और आधी इस जगह को छोड़ के इधर चली गई और बीच में सब कुछ तबाह हो गया। तो इसका जो ग्राफ है एक तो ऐसा, फिर नीचे से ऐसा और फिर ऐसा बनेगा, समझे। तो स्पीसीज यहाँ की तो खत्म हो गई, यहाँ की और यहाँ की बढ़ गई। तो इस तरह का जो सिलेक्शन है वो क्या कहलाता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन। इतना पार्ट समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ। हेलो, अब थोड़ा समझाऊंगा, अभी मैं पिक्चराइजेशन से समझाऊंगा और थ्योरी की हेल्प से तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से भी हम समझेंगे, ठीक। तो अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। देखिए पहली चीज तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो बैक्टीरिया में जो इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, किसमें, बैक्टीरिया में जो इवोल्यूशन हुआ है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया देखो, ये बैक्टीरिया की नॉर्मल एक पॉपुलेशन थी, इसमें सिर्फ एक बैक्टीरिया जो सारे बैक्टीरिया से अलग था, ठीक है, बंच ऑफ बैक्टीरिया है, लेकिन इसमें एक ही बैक्टीरिया ऐसा है जिसकी वैरायटी जो है रेजिस्टेंस वैरायटी है, समझे। और हमने यदि यहाँ पे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिए और बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करेगा एंड और मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है अब वो ग्रो कर रहे हैं और वो जो सेंसिटिव बैक्टीरिया है उसके नंबर खत्म हो रहे हैं। और एक टाइम के बाद क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ही बचेगा। पहले ये पॉपुलेशन ए था, अब एक न्यू पॉपुलेशन बन गई जो कि बी है, जो कि ये बेटर एडाप्टिव कंडीशन वाला है, ठीक है, ये फिट है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस इसकी बहुत अच्छी है, तो ये अपने न्यू प्रोजेनी को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है और अपने नंबर्स को बढ़ा सकता है। ये हम लोगों ने बैक्टीरियल इवोल्यूशन में समझे थे थोड़ी देर पहले, जो मैंने समझाया था। ओके, इस पिक्चर से आपका वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद देखिए बेटा, हम लोग जो सिलेक्शंस जो देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को तीन टाइप के सिलेक्शंस दिख रहे हैं, एक तो डायरेक्शनल, दूसरा स्टेबलाइजिंग और तीसरा मैंने जो आप लोगों को समझाया क्या चीज, डिसरप्टिव। तो स्टेबलाइजिंग में क्या बताया मैंने, देखिए स्टेबलाइजिंग में एक तो ये शॉर्ट, ये लॉन्ग और एक मीडियम, इस तरह से ये जो पीक है ये तीन तरीके से यहाँ पे पीक जो है आपको दिखाई दे रहा है। काम करते हैं, पहले हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, ये वाला एग्जांपल समझेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे एक ये जो है चूहे हैं, रेड की अलग अलग टाइप की स्पीसीज है। कुछ स्पीसीज जो है इसकी जो बॉडी का कलर है ये एकदम से लाइट कलर का है। कैसा कलर है, लाइट कलर का। यहाँ पे जो रेड की स्पीसीज है इसकी बॉडी का कलर एकदम डार्क है और कुछ जो है ये इंटरमीडिएट है। कैसे है ये, इंटरमीडिएट है। तो
तो अभी देखिए यहाँ पे यदि हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की हम बात करें तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में होगा ये कि क्या होता है बेटा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ना तो लाइट और ना ही डार्क, मतलब इसके जीन उतने मजबूत नहीं है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट रहेंगे उसके जीन जो रहेंगे वो स्ट्रांग रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो इधर और इधर दोनों के एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जब नेचुरल सिलेक्शन की जब हम बात करेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किसको सिलेक्ट कर रहा है बेटा, जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन है वो। तो इस तरह से इसका पिक जो रहेगा वो एक तो नैरो हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, एकदम पिक इस तरह से बीच का ये वाला पिक जो है ऐसा बढ़ जाएगा। तो इस टाइप का जो सिलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ओके, सेकंड थिंग, अब यहां पे जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, ये पहले ये हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, किसी कारण से उस पॉपुलेशन को अपनी जगह को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा, तो ये आगे की जो न्यू पॉपुलेशन है कौन सी वाली आई बेटा, ये डार्क वाली आई, मतलब इंटरमीडिएट और लाइट वाली पॉपुलेशन वहां पे सिलेक्ट नहीं हो रही है। कैसे आ रही है बेटा, डार्क वाली पॉपुलेशन यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हो सकता है रेनफॉल हो गया होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है एकदम से वहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग, पानी नहीं आया तो सूखा पड़ गया है, अकाल छा गया है, तो ऑब्वियसली स्पीसीज या पॉपुलेशन को वहां से मूव करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मूव करने के बाद यहाँ पे अब जो न्यू पॉपुलेशन जो मूव करने के बाद जो बनेगी वो एक इवॉल्व पॉपुलेशन रहेगी। तो इस तरह का जो सिलेक्शन रहेगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन कहलाएगा। ओके, और डिसरप्टिव में क्या होगा, एकदम से यहाँ से सब खत्म हो गया तो कुछ स्पीसीज इधर और कुछ इधर चली गई, तो इधर अपनी एक न्यू पॉपुलेशन बना ली और इधर एक न्यू पॉपुलेशन बना ली, जिसमें से तो लाइट और डार्क वाले बचे और इंटरमीडिएट वाला नहीं बचा। तो इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट में यही कहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल भी है जो हम समझेंगे। तो सिलेक्शन जो है यहाँ पे किसको बेटा, जो एक्सट्रीम है, कोई एक एक्सट्रीम को जब सिलेक्ट करेगा तो वो डायरेक्शनल कहलाएगा, या तो इधर वाला या तो इधर वाला, कोई भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन वाली पॉपुलेशन को जब सिलेक्ट करेगा तो इस टाइप का सिलेक्शन जो है वो डायरेक्शनल सिलेक्शन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये जो स्पीसीज दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक एक्सट्रीम ट्रेट जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, मीडियम वाला हो सकता है इधर चला गया होगा, बाकी सब खत्म हो गए। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, एक अब एग्जांपल जो है जनरली हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन देखिए विगली टेल्स लुक लाइक स्नेक एंड क्या है, जो प्रेडेटर उसको एस्केप कर रहा था, तो लॉन्गर टेल वाले जो रहेंगे जो स्नेक है वो बच गए, बाकी सब खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन में जो इंटरमीडिएट थे वो बचे, एक्सट्रीम वाले दोनों भी यहाँ पे नहीं बचेंगे, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, दोनों के बीच का जो रहेगा वो क्या होगा, वो बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है डिसरप्टिव में उल्टा बता दिया कि यहाँ पे मीडियम वाला ही बचा है, यहाँ पे क्या होगा, मीडियम वाला खत्म हो गया, एक तो एक्सट्रीम वाले दोनों भी साइड के जो हैं दोनों भी यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को वापस से उसी पार्ट में विद द हेल्प ऑफ थ्योरी हम समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पे हम कंसेप्ट देख रहे थे, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो है इस डेटा को हम समझेंगे, जस्ट वेट, क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग जो नेचुरल सिलेक्शन जो देख रहे हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन में जैसे मैंने आप लोगों को 3 टाइप्स जो है एक्सप्लेन किया। 3 टाइप में फर्स्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, डायरेक्शनल या फिर प्रोग्रेसिव सिलेक्शन कहते हैं इसको। डायरेक्शनल मतलब जो यहाँ से आगे बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है, ये किसको फेवर कर रहा है, एक एक्सट्रीम वैल्यू को, और बाकी जितने भी जो दूसरी अनदर एक्सट्रीम वैल्यू है उसको इलिमिनेट कर रहा है, मतलब एक को सिलेक्ट कर रहा है दूसरे को इलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। एवरेज वैल्यू वाले को भी क्या कर दे रहा है, एलिमिनेट कर दे रहा है। तो इस तरह से बेटा जब नेचुरल सिलेक्शन होगा तो हमेशा जो है जो मीन वैल्यू जो होती है, मीन वैल्यू मतलब क्या कह सकते हैं, जो मीन वैल्यू है सबका मीन जो निकालते हैं ना, मीन मोड मीडियम वही वाला, तो मीन वैल्यू जो रहेंगी वो क्या होंगी, हमेशा चेंज हो जाएगी। तो पिक जो रहेगा वो शिफ्ट हो रहा है किस तरह से, वन डायरेक्शन में। तो जब वन डायरेक्शन में जब पिक शिफ्ट हो जाएगा तो इस तरह का जो है क्या कहलाता है बेटा, सिलेक्शन डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। जैसे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म या फिर डीडीटी रेजिस्टेंस पेस्ट, इसका हम एग्जांपल देखें तो वो डायरेक्शनल सिलेक्शन में आता है। क्यों? क्योंकि आपने देखे होंगे हम लोगों ने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में एक व्हाइट कलर का मॉथ देखे थे और दूसरा ब्लैक कलर का मॉथ देखे थे, क्या दोनों भी सर्वाइव कर रहे थे क्या, बताओ? एक टाइम पे सिर्फ व्हाइट वाला था और दूसरे टाइम पे सिर्फ ब्लैक वाला था,
समझे? तो इसमें से जब एक एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट हो रही है और दूसरी वाली इलिमिनेट हो जा रही है, मीन वाला भी या एवरेज वाला भी जब इलिमिनेट हो जाएगा, तो इस तरह का जब सिलेक्शन होगा तो वो डायरेक्शनल कहलाएगा। बेटा एग्जाम में भले एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया है, कंसेप्ट समझ लो, एग्जाम्पल कुछ भी आ सकते हैं खुद से बना के। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। ओके, मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि अब तक के ये वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन इस बार आने के चांसेस है। तो 2019 में इस पे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, मे बी आपको इस बार रिपीट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है अब आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्शनल के बाद अब डायग्राम तो सारे समझ में आ गए हम लोगों को, थ्योरी समझते हैं। देखिए डायरेक्शनल के बाद नेक्स्ट आता है बेटा डिसरप्टिव। डिसरप्टिव भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को बेटा। डिसरप्टिव में क्या होता है, डिसरप्टिव में ये जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन है वो खत्म, दोनों साइड की जो एक्सट्रीम पॉपुलेशन है उसको ही सिलेक्ट करेगा। तो इस टाइप का जो नेचुरल सिलेक्शन है, जब मेंबर ऑफ बोथ एक्सट्रीम जब सिलेक्ट होंगे साइमल्टेनियसली और एवरेज वैल्यू को जब रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इस टाइप का जो सिलेक्शन है वो डिसरप्टिव सिलेक्शन कहलाता है। और आफ्टर द नेचुरल सिलेक्शन 2 पीक जो रहेंगे वो फॉर्म होंगे। इस तरह से 2 पीक यहाँ पे फॉर्म होंगे और मीन वाला पीक जो रहेगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल पैटर्न जो है जनरली जैसे मॉलस्का, मैराइन मॉलस्का जो है उसमें देखने को मिलता है ज्यादातर बेटा। नेचर में सबसे ज्यादा यदि हम देखें नेचुरल सिलेक्शन जो होता है तो वो यही वाला होता है डिसरप्टिव। इसके सारे एग्जांपल जो है डिसरप्टिव में ही आएंगे, ठीक है। और स्टेबलाइजिंग देख लेते हैं हम लोग अभी। स्टेबलाइजिंग में क्या आएगा, तो स्टेबलाइजिंग की यदि हम बात करें तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो होता है क्या होगा बेटा, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ये किसको फेवर कर रहा है बेटा, एवरेज वैल्यू को, जो नॉर्मल फिनोटाइप है, और एक्सट्रीम वेरिएंट को एलिमिनेट कर देगा। इसके पहले क्या था, एक एक्सट्रीम सिलेक्ट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज वाला सिलेक्ट हो रहा है, एक्सट्रीम वाला क्या हो रहा है, इलिमिनेट हो जा रहा है। तो इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन में मीन वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में मीन वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। बट इसके बाद वाला जो हम लोगों ने देखे थे डायरेक्शनल सिलेक्शन में मीन वैल्यू चेंज होता है। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखोगे, नीट 2021 के लिए आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। 47 स्टूडेंट अभी है क्लास में, और आप लोग याद रखना ये क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे मैसेज करके बताओगे या कॉल करके कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया था, आपने बताए थे, ठीक है। आगे अब इसमें देखिए पिक यदि हम देखें तो क्या रहेगा बेटा, हाई रहेगा और नैरो रहेगा, एकदम बीच में से ऐसा बढ़ रहा था, आपने देखे होंगे, ठीक है। ये ज्यादातर अब देखो ये कहाँ देखने को मिलती है, मोर्टेलिटी जो है ह्यूमन बेबीज में। आपने देखना छोटे बच्चे जो होते हैं जब उनका बर्थ होता है तो बर्थ होने के टाइम पे बेटा उनका जो वेट जो होता है वो जनरली 2 से लेके 3 केजी के आसपास होता है। आपने ऐसे देखे कि 7 केजी वाला आया और सरवाइव किया, ऐसा देखे कि 1 केजी के आसपास का आया और सरवाइव किया, नहीं, इनके बीच में इनका डेथ हो जाता है। जो एक एवरेज बीच वाली जो इंटरमीडिएट जो होता है वो ही सर्वाइव करता है, बाकी सभी का डेथ हो जाता है। ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का। मैंने एग्जाम्पल के साथ बेटा पिक्चराइजेशन के साथ नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स आप लोगों को समझा दिया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो अभी हम देखेंगे, रिस्पॉन्स में क्विकली। क्लियर हो गया कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक को लेके आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, लिख के देता हूं कहीं मिल जाए तो। ओके चलो, अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल पिक्चराइजेशन के साथ मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझा दिया। अब वापस से आते हैं अपन वही वाले पोर्शन पे जहां पे थे, और उसके आगे का जो कंसेप्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मींस ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन क्या है ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद देखिए बेटा डार्विन के पहले, ये तो डार्विन की बात हुई, बट डार्विन के पहले क्या पढ़े थे बेटा हमने, फ्रेंच के एक नेचुरलिस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, लेमार्क। लेमार्क कहाँ के थे ये आपको पूछा जाता है, ये आया हुआ है पहले भी, आप लोग याद रखोगे। तो लेमार्क जो है डार्विन के पहले आए, उन्होंने इवोल्यूशन हुआ लाइफ फॉर्म में, तो वहां पे यूज और डिसयूज किस चीज का बेटा, ऑर्गन, ठीक है, जो यूज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं
उसके बारे में कंसेप्ट दिए जो हम लोगों ने पढ़े थे। चलो एनसीईआरटी का ही पार्ट देख रहे हैं, तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी देखेंगे क्या क्या कह रहा है बेटा। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गन है जो यूज या डिसयूज हो रहे हैं, तो इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल लिया किस चीज का, जिराफ का। अब जिराफ जो है बेटा जब खाना खा रहा था, ठीक है, लीफ, ठीक, तो पहले छोटे प्लांट थे तो वो इजीली खा लेता था, लेकिन जब छोटे प्लांट खत्म होने लगे तो उसने अपनी गर्दन को ऐसे बड़ा करना पड़ा उसको, ताकि वो उसके फोर लिम्स जो है वो भी लंबे करने पड़े। तो ये कैरेक्टर एक्वायर्ड हो गया, नेक इलोंगेटेड हो गई, और फाइनली जिराफ जो है स्लोली ईयर टू ईयर अपने लॉन्ग नेक वाले जो है क्या चीज, कैरेक्टर्स देखने को मिले। बहुत से लोग जो है इसको बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, ज्यादा इसका कोई एविडेंस भी ऐसा यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक। तो इस तरह से इस थ्योरी में जो है यही बात कही हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जिराफ वाली स्टोरी के बाद यदि हम देखें तो फिर नेक्स्ट अब इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो कैसा हो रहा है बेटा, ठीक है। तो इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है ये मतलब इवोल्यूशन जो है ये एक प्रोसेस है या फिर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। बेटा देखो किसी का माइक ऑन हो गया है, साइली माइक ऑफ करो बेटा। ओके चलो मैं म्यूट कर दे रहा हूं। बेटा बोर तो नहीं हो रहा ना आप लोग? स्ट्रेंथ कम होना मीन्स इवोल्यूशन में आपने एक चीज तो बता दी है कि सही में सर बोर होता है। बेटा इवोल्यूशन को इस तरह अच्छे से स्टोरी और कंसेप्ट के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूँ, ठीक है। जो लोग बोर हुए वो लोग भाग गए, ये तो श्योरिटी है। बाकी लेक्चर में क्या स्ट्रेंथ आई डोंट नो, बट मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि इवोल्यूशन, अभी तो इकोलॉजी बचा है, फिर क्या होगा बेटा, बोर नहीं हो रहा है, वेरी गुड। हाँ बेटा तेजस्विनी, अच्छा है, बोर नहीं हो रहा, चलो वेरी गुड। जिन लोगों को बोर हुआ वो तो क्लास छोड़ के भाग गए हैं, अब भागने वाले हमेशा भागते रहेंगे, एक बात याद रखना। लास्ट 5 मिनट में मैंने अनिकेत क्या बताया था, आपका नेटवर्क कनेक्शन आया था? हाँ क्वेश्चन भी लेते जाऊंगा बेटा, डोंट वरी, टेंशन न लो। अभी आप लोगों का रिवीजन शेड्यूल मिल गया क्या आपको? कल का मैसेज आ गया है? कल आप लोगों का सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, 90 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके 90 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट है, और 90 क्वेश्चन का जो आप लोगों का टेस्ट है इसमें मुझे आप लोगों का बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। मैंने शेड्यूलिंग दे दिया था बेटा, 5 टेस्ट पेपर दिया, जिसका फर्स्ट वाला कल है। इस संडे को जो है बेटा आपका टेस्ट नंबर 3 है, टेस्ट 3 जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है, इवोल्यूशन भी आ रहा है, और साथ ही साथ मेंडेलियन जेनेटिक्स भी आ रहा है। बीच में इन दोनों के बीच में एक आ रहा है टेस्ट 2 जो कि प्लांट फिजियोलॉजी वाला है। प्लांट फिजियोलॉजी टेस्ट 2 में रखा था, बट उसको अभी हमने चेंज कर दिया उसके ऑर्डर, इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, 2 दिन पहले ही आपको हर टेस्ट के जो है डेट मिलेगी, ठीक है। मिक्स टाइप का रहेगा बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड भी रहेगा, बट उसमें कुछ पार्ट जो मैंने जो मेहनत किया आपके पीछे और रियल में जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, तभी तो आपका लेवल बनेगा और आपको समझेगा, समझे। जितने भी बेटा एनसीईआरटी बेस्ड भी है, बट उसके अलावा कुछ ऐसा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है और मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है, और लगता मुझे है इसलिए नहीं दे रहा हूँ, रियल में जिसकी क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस है, जिससे बेटा आपके अदर एनसीईआरटी के कंसेप्ट जो है आपको समझेंगे, और साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, तो वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों को मिलेगी। सेल बायो में आपने एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा है, कोई बात नहीं। अब देखो सेल बायोलॉजी के मेरे लेक्चर भी अपलोड है वैसे तो, ठीक है। अब उतने मॉडिफाई तरीके से नहीं है, क्योंकि देखो मैंने इसके पहले कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं हूँ, और अभी ही मैंने ऑनलाइन पढ़ाना सीखा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाना चालू कर दिया हूँ, वैसे पहले से ही मैं बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोगों के कंपैरिजन में मैंने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशल गैजेट्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैंने जो ऑनलाइन जो स्टार्ट किया था, और ऑनलाइन का कंसेप्ट हमारे एकेडमी में बेटा तब से ही आया है, यदि वो ऑनलाइन क्लास आप लोगों के सपोर्ट से ही चालू हुआ है, स्पेशली एलकेएम बैच का जो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे सबसे पहले। यदि आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे ऑनलाइन क्लास में,
तो ये ऑनलाइन क्लास अभी आपका नहीं होता और आप अभी भी घर पे बैठे होते, या फिर ऑनलाइन क्लास होता भी तो शुरुआत में ही आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। ठीक है, इसलिए हमने जो है इसको स्टार्ट किया। हाँ बेटा ईश्वरी, आप लोगों का जो कंसिस्टेंसी है मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रियल में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के सभी लोग बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन किए हैं, और यही बेटा आपके सक्सेस का एक की है। ठीक है, हाँ अब जो भी हो अब तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ बेटा वैष्णवी, वेरी गुड। चलो बातें ज्यादा नहीं करते हैं वरना हमारा टॉपिक यहीं रह जाएगा। आज ये एनसीईआरटी वाला पोर्शन ले करके ये 2 क्लास में हम लोगों को इवोल्यूशन कंप्लीट करना है बेटा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या बोलना चाह रहे हो बेटा कलश, में नहीं समझ पाया हूँ। सदर का हूँ तो मुझे आपने एक्स्ट्रा ऑफलाइन में पढ़ाया होगा, उसका क्या? ऑफलाइन में नहीं बेटा, ऑनलाइन में हम लोगों ने सेल बायोलॉजी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ ऑनलाइन में पढ़े हमने, बायोमोलिक्यूल। अच्छा एक काम करते हैं, 11th की कौन से चैप्टर नहीं हुए? जो बेटा 11th के जो चैप्टर जिसके भी नहीं हुए हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो, मैं आपका जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, हर चीज हो जाएगी। जो सभी बैच में जो कॉमन चैप्टर्स हो गए हैं वो वाला पोर्शन मैं पहले ले रहा हूं। कुछ चीजें आप खुद से मेहनत करो, बाकी मैं हूं, कुछ डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ये जो चैप्टर्स हैं जो पढ़ाया हूं उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा बेटा। ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप पढ़िए उसको। और बाकी ये देखिए क्वेश्चंस में हो सकता है कि देखो 80-20 का रेशियो रहेगा। 80-20 में 80% तो आप अपने तरफ से लेके आ ही सकते हो। मीन्स 300 प्लस मार्क आपके आना चाहिए, यानी हो कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन कैसे भी आए 300 प्लस आपको लेके आना है। और क्वेश्चन लेवल इतना टफ नहीं है कि आप 300 प्लस नहीं ला सकते। क्वेश्चन लेवल बेटा ऐसा है कि मेरे अकॉर्डिंग आप आसानी से 330 प्लस ला सकते हो। तो जिस भी स्टूडेंट का 330 प्लस आ रहा है वो ग्रेट है, वो सिलेक्ट होगा ही होगा। जिसका 300 आ रहा है वो थोड़ा डेंजर जोन में आ रहा है, लेकिन फिर भी बेटा ऐसा नहीं कि उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिसका 300 से नीचे फिसला, समझ लो बेटा कि आप बहुत ही ज्यादा बड़े डेंजर जोन में हो, और अभी से आपको हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। और अब आपने अपने आप को नहीं संभाले और अभी आपने आपका हार्ड वर्क नहीं किए तो बेटा आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता फिर, समझे? और जितना भी जो मैं रिवीजन टेस्ट ले रहा हूं, आपके रिवीजन टेस्ट की वजह से जितना भी बैकलॉग जो है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को सीरियस रखना पड़ेगा। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे टाइम लीजिए, मैं आपके लिए टाइम दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पार्ट समझाऊंगा, एक एक को समझाने को तैयार हूं बेटा। ऐसा नहीं कि ग्रुप में मुझे जब स्टूडेंट आएंगे तब मैं आपका एक स्पेशल क्लास अरेंज करके उसको समझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक स्टूडेंट भी आता है बेटा, एक सिंगल पर्सन, और उसको कुछ पर्टिकुलर पार्ट डाउट है तो उसके लिए मैं हूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं समझा के दूंगा। लेकिन टास्क और टारगेट आपका है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समझे? यदि आप मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाला भी आपकी जरूर मेहनत करेगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट उसके साथ भी बहुत अच्छा होता है। और जो मेहनत नहीं करता है, उस जो खुद की मदद नहीं कर सकता, उसकी फिर कोई मदद नहीं कर सकता। तो अभी टाइम हमारा ऐसा है कि हमें खुद की मदद खुद से करनी है। और ये भूल जाओ बेटा कि आपका जो एग्जाम है लेट होगा। सीबीएसई ने डायरेक्ट बोल दिया है कि हम जो एग्जाम लेंगे टाइम पे लेंगे। तो एनटीए भी बेटा नोटिफिकेशन जब निकालेगा तो डिले नहीं करेगा, इमीडिएटली आपका मई एंडिंग में एग्जाम होने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, और आप इसी चीज को कंसीडर करके चलो कि आपका मई में ही एग्जाम है। वो आगे बढ़ गया वो बात अलग है, वो आपका गुड लक रहेगा। लेकिन आपने यदि अपना शेड्यूलिंग बनाए हो, टाइम टेबल सेट किए हो, तो आप मई को लेके ही बना के रखो। क्योंकि देखिए बेटा 12th हमारा एनसीईआरटी, यदि हम बायो की बात करें तो 12th एनसीईआरटी का सिर्फ एक यूनिट रह गया है, इकोलॉजी। बाकी सारा मैंने पोर्शन कंप्लीट करा दिया हूं आप लोगों का, समझे? 11th का जिसका जो भी छूटा है जिस बैच में भी, वो भी मैं करा दूंगा। मुझे उसको कंप्लीट कराने में ज्यादा से ज्यादा ये मान के चलो कि
30 से लेके 45 डेज के बीच का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है चैप्टर कंटेंट क्या है और आपका उस पर ग्रिप कितना है। ठीक है, ये सब होने के बाद बेटा मैं आप लोगों का एक रिवीजन प्लान जो है वो लूंगा। रिवीजन प्लान में कुछ विद द हेल्प ऑफ स्लाइड, डायरेक्टली स्लाइड की हेल्प से आप लोगों के जो जनरल कंसेप्ट जो होते हैं, कंसेप्ट को लेकर के मैं फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों का एक रिवीजन लूंगा। उसमें सिर्फ एनसीईआरटी नहीं रहेंगी बेटा, एनसीईआरटी के अलावा जो मेन कंसेप्ट जो होते हैं उस कंसेप्ट का लूंगा। और ये होने के बाद, कंसेप्ट होने के बाद फिर लास्ट में एनसीईआरटी वाला भी मैं आप लोगों का ले सकता हूं यदि टाइम मिला तो। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज तो मैं अभी क्लास में लेते ही जा रहा हूं, क्योंकि कम टाइम पे हमको फास्ट रिवीजन करना है। तो वही साल्टेशन आपको याद है, साल्टेशन हम पढ़ रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम पढ़ रहे हैं। कौन फिट बैठेगा बेटा? जिसने नेचर के हिसाब से अपने आप को बना लिया। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन साल्टेशन होता है, तो कम टाइम पे हमको कुछ बड़ा करना है, समझे? तो ये चैप्टर हम ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, उससे लर्न भी करो अपने लाइफ के लिए। हाँ बेटा दिव्या, क्या बोल रहे हो आप? 11th के 2 यूनिट बाकी है, हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वो करवा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले इकोलॉजी कर लेते हैं, फिर 11th कर लेते हैं, सभी के अलग अलग कुछ ना कुछ हो गया रहेगा। ठीक है, सारी चीजें हम कंप्लीट करवा देंगे। बोर्ड के एग्जाम कब रहेगी? बोर्ड के एग्जाम बेटा टाइम पे हो सकता है, टाइम से 15 डेज डिले हो सकता है, या फिर 30 डेज डिले हो सकता है, बट मे बी नियर अबाउट ऐसा ही हो सकता है। बट बोर्ड का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट ए स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड टीचर, तो मेरा उससे टच नहीं है। मैं आपको नीट का बता सकता हूँ, नीट का जो एक्सेप्टेशन जो है आप मई मान के चलिए, ठीक है, मई एंडिंग जो है आप ये बिल्कुल रखिए ही रखिए। यदि ज्यादा ही कुछ डिले हुआ तो जून का सेकंड वीक मीन 15th ऑफ जून के आसपास जो है आपका नीट का एग्जाम होने का पॉसिबिलिटी है। आप देखना उस टाइम पे आपको मेरी बात याद आएंगी, अब बोलेंगे कि हाँ सर ने सही में बोले थे। ठीक है, हाँ यदि देखो सिचुएशन बीच में चल के कुछ चेंज हो जाती है तो उसका कुछ नहीं कह सकते, बट पॉसिबिलिटी तो बेटा मैं जो बता रहा हूं वही है। तो आप लोग अपना उसी तरह से जो है सारी चीजों को मेंटेन करके रखो। चलो तो आगे बढ़े। ये जो था हमारा लेमार्क का थ्योरी जो था, ये हम लोगों ने देख लिए। लेमार्क थ्योरी के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोर्शन जो है हम इधर का समझेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। तो पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे, क्या चीज बेटा, इवोल्यूशन जो है ये एक प्रोसेस है या फिर उस प्रोसेस का एक रिजल्ट है। तो जब हम अपने वर्ल्ड में चारों तरफ जब हम देखते हैं, चाहे हम प्लांट की बात करें, ठीक है, या फिर कुछ एनिमल्स की हम बात करें, या फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, या फिर व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, तो उसमें हमको उनको जब देखते हैं तो हमको एक इवोल्यूशन का एक सक्सेस स्टोरी जो है वो देखने को मिलता है बेटा, सुनने को मिलता है। ठीक है, ये एक जो हमारे वर्ल्ड के जो इवोल्यूशन जो हुआ है वो एक प्रोसेस है, इस चीज को जो है ये बताता है। दूसरे तरीके से हम देखें तो इसी को हम देख करके हमारे अर्थ पे लाइफ कैसे आई होंगी इसकी स्टोरी भी बताता है, और लाइफ में एक सिंगल सेल से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स या लाइफ कैसे आया, ये हमको यहीं से देखने को मिलती है। मीन्स यदि हम देखें तो इवोल्यूशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसको क्या कहा है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन। ओके, इवोल्यूशन जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसको सिंपली तरीके से यदि हम समझे तो उसे क्या कहा है, नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन फिर भी देखो, यदि हम देखें तो इतना सब होने के बाद भी यदि हम देखें तो वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर, ठीक है, रिगार्ड्स इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक नेचुरल सिलेक्शन है या फिर उसकी प्रोसेस के एंड या उसका एक रिजल्ट है, इसका एक्चुअल क्लियर आइडिया आज भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ स्टोरी के बेसिस पर और कुछ चीजों को देखने के बाद हम लोगों को कुछ चीजें समझ में आती है। लेकिन इसके बाद बेटा ये पॉसिबल हुआ इस चीज को समझने के लिए जब डार्विन ने एक वर्क किया,
और डार्विन ने जो वर्क किया किस पर बेटा, थॉमस मैल्थस का जो बुक था, किस पर, पॉपुलेशन पे जो उन्होंने बुक लिखी थी। और थॉमस मैल्थस ने जब पॉपुलेशन पे एक बुक लिखी तो अपनी बुक में उन्होंने किस चीज का जिक्र किया था कि फूड की जो ग्रोथ हो रही है वो एरिथमेटिक हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जियोमेट्रिक हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी जियोमेट्रिक मींस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन फूड जो है एरिथमेटिक मींस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो इस तरह से फूड बहुत कम लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बन रहा है। लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, क्या चीज, यदि ऐसा कंटिन्यू रहा तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। कलर बेटा कौन सा पार्ट नहीं समझा बोलो, ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला मैं क्या बता रहा हूं, थॉमस मैल्थस जो है उनकी एक बुक थी जिसपे उन्होंने पॉपुलेशन पे, ठीक है, कुछ बात कही थी। उस बुक को पढ़ के डार्विन जो है बेटा मोटिवेट हुए, इन्फ्लुएंस हुए, और इस बेस पे उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है, ठीक है, ये दिया। क्योंकि उनका जो ऑब्जर्वेशन था, मतलब डार्विन के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है थॉमस मैल्थस की बुक पढ़ के उनको मिला। और उसका कुछ ऑब्जर्वेशन जो उन्हें मिला तो उन्होंने देखे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन के बीच में जो उसका साइज जो स्टेबल है, ठीक, क्यों, क्योंकि सीजनल फ्लक्चुएशन जो है इसको छोड़ के यदि देखा जाए तो पॉपुलेशन का साइज स्टेबल होता है। ठीक है, पॉपुलेशन में रहने वाले जो मेंबर्स हैं यदि हम देखिए तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, ठीक है, मतलब उसमें क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, दोनों, दो लोग एक जैसे नहीं है। ठीक है, एक पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में एक जैसे दो लोग हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलेगा। दो एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते हैं, एक दूसरे के जैसे नहीं है। ठीक है, ये चीज यहां पे डार्विन ने हमें बताया है। ठीक है, उसके बाद भी उसमें जो सिमिलरिटीज दिखती है तो मोस्ट ऑफ दी सारी चीजें जो है वेरिएशंस आ रहे हैं, और जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी हो रहे हैं। कैरेक्टर्स जो है क्या हो रहे हैं, इनहेरिटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर देखें तो द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। देखो हर पर्सन जो है बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है, और रिप्रोड्यूस करने के बाद भी यदि हम देखें तो इसमें जैसे कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कितना ज्यादा ग्रो कर जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, और पॉपुलेशन साइज जो है बाकी हम देखें तो भी लिमिटेड है। क्यों, क्या रीजन है, कंपटीशन हो रहा है रिसोर्सेज के बीच में। ये सब हमने बेटा डार्विन में पढ़े थे। प्रोडेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखे थे, आपको याद होगा। उसके साथ साथ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़े। वही चीज बेटा ये वाले पैराग्राफ में आपको कही गई है, बट ये देखो सारा पैराग्राफ को ऐसा कॉम्पैक्ट कर दिया। अब बताओ समझेगा कि ऐसा पैराग्राफ नहीं, लेकिन यदि आप उस पार्ट को विजुअलाइज कर रहे हो जो मैंने कंसेप्ट वाला लेक्चर लिया हूं, और उसके बाद आप इस थ्योरी को यहां से एनसीईआरटी के पार्ट को पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि हाँ यहाँ पे किस बात का जिक्र किया गया है, क्या बात समझाना चाह रहे हैं। कलश बेटा जो पार्ट था वो समझ में आ गया। इसके पहले किसी ने कुछ कहा था कि कोई पार्ट रिवाइज करो, शायद अनिकेत आप बोले थे क्या बेटा, कौन से इसमें बोले थे, आई डोंट नो, मैं समझा नहीं बेटा, अभी भूल गया मैं भी। किसी का मैसेज आया था बट मैं भूल गया अभी। कौन सा पार्ट बेटा, कहां से आप डिस्टर्ब हुए थे बताओ, मैं रिवाइज करवा देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला पैराग्राफ नहीं समझा, फर्स्ट पैराग्राफ ये वाला, फर्स्ट पैराग्राफ में बेटा जिराफ का एग्जांपल दिया है, ये वाला बोल रहे हो अनिकेत, ये वाला नहीं समझा, रिस्पॉन्स करो। मैसेज बहुत डिले आ रहे हैं। उसके नीचे वाला, ये वाला पैराग्राफ क्या बेटा, ये वाला पैराग्राफ या इस पैराग्राफ के नीचे वाला इधर का कुछ पार्ट,
चलो जो भी है, इन सारे इसका कंसेप्ट जो है मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। देखो, पहली चीज तो ये जिराफ का तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जो जिराफ है उसका लॉन्ग नेक और लॉन्ग फोरलिम्स जो बना, वो कैसे बना बेटा? एक एडाप्टिव एक्वायर्ड कैरेक्टर था। उसको फूड की शॉर्टेज मिली, तो जैसे उसने मिला तो उसकी नेक जो है लॉन्ग हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें बताया है। फिर इस पैराग्राफ में देखो, इवोल्यूशन जो है ये एक प्रोसेस है या फिर एक प्रोसेस का रिजल्ट है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। जब हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो वहां पे प्लांट और एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सारे हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारे बेटा एक सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, किस चीज की? इवोल्यूशन की। ठीक है। और व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द वर्ड, वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस। जब हम उस वर्ड की स्टोरीज को जब देखते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब हम इसको देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आता है कि ये जो है इवोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह से आज के टाइम पे यदि हम देखें तो इवोल्यूशन बेटा क्या है, एकदम क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन है या उसका एक प्रोसेस है या फिर एंड रिजल्ट है उस प्रोसेस का। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए जो हमारे डार्विन आए, जो कि थॉमस मैल्थस के जो बुक थी उससे इंस्पायर्ड हुए, और इंस्पायर्ड होने के बाद फाइनली यहाँ पे उन्होंने अपने जो कंसेप्ट जो यहाँ पे दिए, तो उसमें क्या है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है ये बताया। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में वेरिएशंस होते हैं जो जनरली इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो क्या होंगे, आगे बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन जो है बेटा उसका साइज बहुत फास्ट बढ़ रहा है, बट रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। लिमिटेड होने की वजह से रिसोर्सेज के बीच में, उनके बीच में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है। कॉम्पिटिशन में कुछ ही वहां पे क्या होंगे बेटा, सर्वाइव कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, अदर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो डार्विन का अपना जो कहना है, यही सारी चीजें जो है, और ये जो वेरिएशंस है जो हेरिटेबल होते हैं, और हेरिटेबल होने के बाद जिसने रिसोर्सेज को जितना अच्छे से यूटिलाइज कर लिया वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। और कुछ लोग जो है अडाप्ट कर रहे हैं उस हैबिटेट को, इन्वायरमेंट की बदलती हुई कंडीशंस को, तो अपने आप में वो बेटर अडाप्ट करेंगे और वही रिप्रोड्यूस करेंगे, और रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपनी प्रोजेनी को भी ज्यादा से ज्यादा वो बना पाएंगे। मेनी जनरेशन तक की अपनी प्रोजेनी बनेगी तो ही वो अपने एग्जिस्टेंस को क्या करेंगे बेटा, बनाए रखेंगे। और इस तरह से पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं वो उस तरह से फिर क्या है, एक न्यू फॉर्म जो है वो वहां पे अराइज होगा। ये यहाँ पे डार्विन ने कुछ कंसेप्ट जो है अपनी बात यहाँ पे इस तरह से कही है। ये वाला पार्ट समझ में आ गया? यदि आ गया होगा तो इसके बाद का नेक्स्ट पोर्शन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो है ये हमें समझना है। ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की हम बात करें तो देखो बेटा, यहाँ पे डार्विन ने क्या बोला, वेरिएशंस की वजह से न्यू कैरेक्टर आ रहे हैं, उसकी वजह से न्यू अपीयरेंस ऑफ लाइफ जो है ये अराइज हुआ। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, डार्विन से जब पूछा गया कि ये वेरिएशन कैसे आया, ये बताओ, वेरिएशन की वजह से न्यू लाइफ तो आई, बट ये वेरिएशन कैसे आया, इसका आंसर डार्विन के पास नहीं था। समझे? डार्विन के पास इसका आंसर नहीं था, तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, उसने यहां पे बताया कि ओरिजिन जो हुआ इस वेरिएशंस का, ठीक है, पहली चीज इसका हमें आंसर मिला, और स्पेसिएशन क्या है, ठीक है, कैसे आया, इसका आंसर मिला। और यही बात बेटा मेंडल ने भी अपने कंसेप्ट में फैक्टर कहा है, आपको याद है, जो फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है। तो मेंडल के टाइम से ये बात चल गई, लेकिन बेटा तो भी जीन का स्टडी नहीं हुआ था, तो वो बात आज हमको चल के समझ में आती कि एक्चुअल मेंडल बहुत पहले ये सारी बातें बता चुके थे। ठीक है, तो 20वीं सेंचुरी में जब हुगो डे व्रीज आए और उन्होंने एक प्लांट, इवनिंग प्राइम रोज प्लांट, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, ओनियोथेरा लेमार्कियाना। इस प्लांट में जब उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, तो प्लांट में जनरली 16 जो है इसके क्रोमोसोम होते हैं, और 16 क्रोमोसोम के बाद जब इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो इसका प्लॉइडी लेवल जो है, किसी में 20 क्रोमोसोम मिले, किसी में 18 मिले, ये चेंज हो गए। तो ये चेंजेस इस प्लांट में जो आ रहा है, वेरिएशंस हो रहा है, मतलब वहां पे उसके जो जीन है, उसके जो क्रोमोसोम है,
उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो इस तरह से ह्यूगो डे व्रीज ने इवनिंग प्राइमरोज प्लांट में एक आइडिया दिया, किस चीज का, म्यूटेशन का एक आइडिया दिया। ओके, मतलब एक लार्ज डिफरेंस अराइज हो रहा है सडनली एक पॉपुलेशंस में, तो उन्होंने बिलीव किया किस चीज को, म्यूटेशन को, जो क्या कॉज कर रहा है, इवोल्यूशन। समझे? अब देखो यहाँ पे डार्विन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो डार्विन के अकॉर्डिंग म्यूटेशन जो है या इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन की हम बात करें तो डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जो है एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जो कि इवोल्यूशन एक स्मॉल ग्रेजुअल चेंज होता है। क्या है बेटा, स्मॉल ग्रेजुअल चेंज। लेकिन ह्यूगो डे व्रीज के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये जो चेंज है वो कैसा हो रहा है बेटा, बहुत फास्ट होता है। एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो है, जैसे साल्टेशन कहा है, ये बताया। तो देखो डार्विन क्या बता रहा है बेटा, म्यूटेशन जो है ये रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल लेस होते हैं। डार्विन का वेरिएशन जो है कैसा हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या चीज, वाइल्ड, उल्टा हो गया बेटा, क्या चीज यहां पे, क्या कॉज इवोल्यूशन एंड माइनर वेरिएशन जो होता है, जो डार्विन ने कहा है। बट म्यूटेशन जो है रैंडम और डायरेक्शनल लेस हो रहे हैं, लेकिन डार्विन जो बता रहा है वो क्या बेटा, स्मॉल एंड डायरेक्शनल हो रहा है। अकॉर्डिंग टू डार्विन स्मॉल और डायरेक्शनल हो रहा है, बट ह्यूगो डे व्रीज ने क्या बताया बेटा, उसके जस्ट अपोजिट। तो इस तरह से इवोल्यूशन डार्विन के अकॉर्डिंग ग्रेजुअल है, बट डी वेरीज क्या बिलीव करता है, म्यूटेशन कॉज करता है स्पेसिएशन, मींस साल्टेशन। बहुत कम टाइम पे एकदम से एक न्यू स्पीसीज आ जाएगी, सिंगल स्टेप्स लार्ज म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड साल्टेशन, जो कि हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। तब हमको और भी कुछ क्लियरिटीज सामने आती है, जिसको हम कहते हैं हार्डी वैनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोगों ने एक जीन पूल देखे। जीन पूल मतलब एलील का फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो रहा है, और एलील का फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हमको वहां पे इवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। एलील का फ्रीक्वेंसी यदि कांस्टेंट है, 1 के इक्वल है, तो वहां पे किसी भी टाइप का इवोल्यूशन नहीं होगा। ये चीज हम लोगों को हार्डी वेनबर्ग ने जो है क्लेरिफाई की है। मींस इसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पोर्शन आता है क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसका बेटा आप जब हायर एजुकेशन में जाओगे तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमको उतना डिटेल नहीं समझना है। हमको सिंपल छोटा सा पार्ट जो कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को लेते हुए छोटे छोटे पोर्शंस का स्टडी करना है। बेटा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेते ना, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, क्वेश्चन कल देख लेंगे। बोलो, कलश का कहना है कि थोड़ा टाइम है तो क्वेश्चन करा लेते, बट अकॉर्डिंग टू मी बेटा जो इवोल्यूशन है बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। तो उसको जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। कंप्लीट हो गया तो फिर क्या होगा बेटा, मैं आप लोगों को मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, ह्यूमन इवोल्यूशन पे भी मैंने क्वेश्चन दे दिया हूँ, तो आपको ह्यूमन इवोल्यूशन भी पढ़ना है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए आपका। चलो तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो पहली चीज तो देखो, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, वैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे, एनसीईआरटी वाला पोर्शन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या है इसमें, क्या कहा है। ओके, तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए, जो भी पॉपुलेशन है, गिवन पॉपुलेशन, यदि हमें यदि फाइंड करना है क्या चीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकेरेंस ऑफ एलील्स या फिर जीन या फिर लोकस, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरली क्या है, रिमेन फिक्स होती है। सपोज यदि रिमेन फिक्स है या फिर इवन रिमेन द सेम थ्रू आउट द जनरेशन, तो वो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई कर रही है बेटा, वो फॉलो कर रही है। तो इसे हमें समझना है तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं। तो हार्डी वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम क्या कहता है बेटा, उसका प्रिंसिपल, एलिल की फ्रीक्वेंसी जो भी पॉपुलेशन है उसमें क्या होंगे, स्टेबल होंगे, कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन टू जनरेशन, वो कहलाता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने टॉल ट्री प्लांट का ड्वार्फ ट्री प्लांट के साथ क्रॉस किए, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आई, जब इसका हम लोग सेल्फिंग किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरह से हम लोगों ने इसका सेल्फिंग किए थे। सेल्फिंग करने के बाद कैपिटल टी आएगा, कैपिटल स्मॉल आएगा,
फिर कैपिटल स्मॉल आएगा और स्मॉल आएगा। तो ये टी और टी जो है ये किस चीज को बता रहा है बेटा, ये पी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ये हेटेरोजाइगस आ गया और हेटेरोजाइगस आ गया, यानी कितने हो गए, ये दो है, पी और क्यू है, दो है कि नहीं है। और ये जो है स्मॉल टी ये क्यू स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। वही चीज है बेटा, ये कुछ अलग नहीं है। जब हम इस तरह से जो मेंडल का हम लोगों ने कंसेप्ट समझे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसी क्रॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पी स्क्वायर, टू पी क्यू और क्यू स्क्वायर की यदि हम बात करें तो ये जो है, ये देखो कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट होमोजाइगस जो है, क्या चीज, डोमिनेंट होमोजाइगस एलील का फ्रीक्वेंसी है यहां पर, समझ में आ रहा है। क्यू जो है रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी है और 2pq ये वाला है हेटेरोजाइगस का। यही चीज जो है यहाँ पे बताया। तो इसमें क्या होता है, जीन पुल मतलब टोटल जीन या फिर एलील उस पॉपुलेशन में कितने प्रेजेंट है। यदि वो कांस्टेंट रहे तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब देयर इज नो इवोल्यूशन। क्या है, इवोल्यूशन उस टाइम पे नहीं होगा। मतलब इसको क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो सम ऑफ टोटल ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है। अब इंडिविजुअल्स की यदि हम बात करें तो इसमें देखो हमें जो कंसेप्ट यहां पे समझाया है, तो इसमें देखिए एक एग्जांपल जो दिया पी क्यू, ठीक है, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें जिसमें पी और क्यू की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें एलिल ए है, एक एलिल कैपिटल ए है और एक एलिल स्मॉल ए है। तो कैपिटल ए वाला बेटा पेयर में होता है, हमें मालूम है, स्मॉल ए वाला भी पेयर में होता है। तो डोमिनेंट होमोजाइगस, ये रिसेसिव होमोजाइगस है और एक होता है हेटेरोजाइगस। तो इसका हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसको पी दे दिया है, इसको क्यू दे दिया है और इसको पी क्यू दे दिया है। तो ये 2pq आ जाएगा, ये पी स्क्वायर आ जाएगा और ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा। पढ़े हम लोगों ने ये वाला पार्ट पहले, समझे। तो इस तरह से देखो कैपिटल ए फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल पॉपुलेशन सिमिलरली क्या है, पी स्क्वायर। इसी तरह से अनदर वे में हम देखें प्रोबेबिलिटी जो है कैपिटल ए का, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, जो पी अपीयर हो रहा है, ठीक है, दोनों भी क्रोमोसोम पे जो डिप्लॉयड रहेगा। तो इसको यदि हम देखें तो इसको क्या है बेटा, पी स्क्वायर से देखेंगे। इसी तरह से स्मॉल ए जो है उसको क्यू स्क्वायर से, और हेटेरोजाइगस को 2pq से। ठीक है, उसी पार्ट को मैंने ऑलरेडी पहले भी समझा दिया। इस तरह से यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है ये वाली, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, मीन्स कांस्टेंट होता है। तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन जो है ये यहाँ पे बताया किसका बेटा, p प्लस क्यू का स्क्वायर। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में a प्लस बी का स्क्वायर जो है ये पढ़े थे, याद आ रहा ना, इस तरह से उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इक्वेशन बनी है। और ये इक्वेशन जो है हमको फ्रीक्वेंसी बता रहा है बेटा। तो जब फ्रीक्वेंसी मेजर हमें करना है तो यहाँ पे यदि डिफर करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से तो डिफरेंट डायरेक्शन पे, तो ये क्या इंडिकेट करेगा बेटा, इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो इसने क्या किया बेटा, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब कर दिया, किसको, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, ठीक है, किसी भी एलिल की पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वो इंटरप्टेड हो गया, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा, इवोल्यूशन। एक एक लाइन अच्छे से समझ में आ गई होंगी बेटा आपको, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसे नहीं समझा होगा। यदि आपने ध्यान दिए है तो आपको समझी होंगे। रिस्पॉन्स करो, जिसका ध्यान है क्लास में उसको समझ में आ गया होगा। क्लास में है ना सभी लोग, भागे तो नहीं, सोए तो नहीं हो। नेहा, सुजल, वैष्णवी, कल्याणी, प्रणाली, अनिकेत, ईश्वरी, वेरी गुड। गामिनी, साइली, मानव, कलश, प्राची, सुप्रिया, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसका एक और छोटा सा कंसेप्ट रह गया, ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट है। एक ये वाला पैराग्राफ क्या करें यार, इसके लिए मैं पिक्चर्स भी लाया हूं आप लोगों के लिए। कुछ पिक्चर्स भी है जो हमें देखना है। ये बॉटल नेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझाना है। तो एक काम करते हैं, ये वाले पार्ट जो है, एक इस पैराग्राफ को कल देखेंगे बेटा, जल्दी में ना मजा नहीं आएगा। ठीक है, जल्दी में देखेंगे तो मजा नहीं आएगा फिर। तो फिर एक काम करते हैं, आज का क्लास एंड करते हैं फिर हम, है ना। इसके बाद आपका भी क्लास है, मेरा भी क्लास है नेक्स्ट वाला। टाइम वेस्ट ना किए तो ही अच्छा है। ठीक है।
हाँ बेटा, क्वेश्चन भी लूंगा मैं, तो आप लोग रेडी रहना। ईश्वरी कॉल किए थे बेटा? ओके, मेरे साथ बिजी रहूंगा, फिर कॉल बैक करना था ना अगेन बाद में, मेरा ध्यान नहीं रहूंगा, कहीं तो बिजी रहूंगा, इसलिए मैं रिसीव नहीं कर पाया हूँ। आज कर लेना बेटा या कल कर लेना, ठीक है, या मैसेज कर देना, टाइम पूछ लेना, हो सकता क्लास रही होंगी मेरी। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। बाय बेटा कल्याणी।